हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास सिक्स का इतिहास यानी बुक का नाम है हमारे अतीत 1। उसका कक्षा 6 का है इतिहास का चैप्टर 1 आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है चैप्टर का नाम है अध्याय 1 है क्लास 6 का हिस्ट्री का यानी इतिहास का। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह चैप्टर का नाम है हिस्ट्री का है, जो कि कक्षा 6 का है हिस्ट्री। इसको आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे फ्रंट पेज पर दिया हुआ है रशीदा का कुछ सवाल है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। मतलब कोई चीज़ सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे जान सकते हैं या सकती है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। वो मतलब कुछ अखबार वगैरह पढ़ रही होगी, उसको किसी न किसी विषय पे नज़र पड़ी जो कि 100 साल पहले के था। तो वह सोचने लगी कि आज से कल या 100 साल पहले या आज से बहुत साल पहले क्या हुआ था। ये सब पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे कैसे पता लगाएं। मतलब कैसे पता लगाए कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था या आज से 10 दिन पहले क्या हुआ था। तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो। क्या कर सकते हैं, रेडियो के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। अखबार से पता चल जाएगा कि हमें कल क्या हुआ था या परसों क्या हुआ था। न्यूज़ वगैरह के माध्यम से जान सकते हैं। देखिए आगे दिया हुआ है, साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति का मतलब होता है याद, स्मृति यानी याद। तो ऐसे व्यक्ति से हम लोग पता लगा सकते हैं जिसको 100 साल पहले की सारी घटनाएं और जानकारियां पता हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। हम कुछ दिन तक के लिए तो मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति से हम लोग पता कर लेंगे कि इतने साल तक, मतलब वो जिस साल तक, वो जितने साल के मतलब बूढ़े व्यक्ति हो जो कि अपने लाइफ देख चुके हों, उतना तक तो हम लोग जान सकते हैं। लेकिन बहुत साल पहले जैसे 100, 200, 300, 400 वर्ष पहले क्या हुआ था, ये सब पता लगाना क्या पॉसिबल है, ये पता करना है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय को अतीत कहा जाता है। इतिहास का मतलब ही होता है बीती हुई बातें यानी अतीत। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इतिहास का मतलब क्या होता है कि बहुत साल पहले जब लोग कैसे रहते थे, शिकारियों कैसे रहते थे, पशुपालक कैसे होता था, कृषि कैसे होती थी, व्यापारिया का क्या स्रोत था, शिल्पकार कैसे होते थे, संगीतकार कैसे होते, ये सभी की जानकारियाँ हम लोग कैसे वैज्ञानिकों के जीवन की जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं इतिहास के माध्यम से, जो कि बहुत साल पहले रह चुके हैं। तो हम लोग उनका जानकारियाँ इतिहास के मदद से जान सकते हैं। आगे है, यहीं तक नहीं, यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। मतलब उस समय जो होता था पहले के ज़माने में, तो उस समय के जो बच्चे होते थे वो कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सा नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। मतलब ये भी पता लगाया जा सकता है इतिहास के माध्यम से कि बहुत साल
बहुत साल पुराने जो ज़माने के लोग थे, उस समय के जो बच्चे हुआ करते थे, वह किस टाइप के खेल खेला करते थे और कौन सी ऐसी कहानी सुना करते थे और कैसे नाटक देखा करते थे, ये सभी, और गीत क्या सुना करते थे, यह सभी हम लोग क्या के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं। आगे इसी में है कि लोग क्या रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे। तब मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी का पता लगाने के कुछ मानचित्र दिया गया है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। कुछ लोग क्या थे कि नदी के तट पर रहा करते थे बहुत साल पहले, जो कि आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे, मतलब उनके जो आसपास जंगल थे वह सभी से क्या थे, उन लोग परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का ही संग्रह किया करते थे। मतलब अपने भोजन के लिए, अपने पेट को पालने के लिए, भोजन के लिए क्या करते थे, जंगलों से जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य जंगल में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वह संग्रह किया करते थे, मतलब जमा किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो वे जो पहले के मनुष्य लोग थे वह जानवरों का क्या किया करते थे, शिकार किया करते थे। अब प्रश्न उठता है कि अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का भी पता लगाओ। उत्तर पश्चिम के जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ थे उनका भी पता लगाना है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजान आरंभ किया था। सबसे पहले अगर बात आते हैं, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि सबसे पहले जो गेहूं और जौ का फसल का उपजना प्रारंभ किया गया था वह सुलेमान किन्नर के पहाड़ियों के जो लोग रहते थे वह 8000 आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सब मिलकर गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उगाना प्रारंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं का भी पालतू बनाना शुरू किया था। जो वे लोग रहते थे उन लोग क्या किए थे, बहुत 8 वर्ष पूर्व क्या किए, उन लोगों ने गेहूं उपजाना शुरू किया और बकरी, गाय, मतलब कुछ जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। जो ये लोग थे वह गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गोरो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में क्या होता है, गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाना है। यह कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। विंध्य क्षेत्र जो था वहां पे ही कृषि का विकास हुआ था। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। सबसे पहले विंध्य के उत्तर में चावल का खेती किया गया था। ये मानचित्र दिया गया है, इसी में विंध्य के पहाड़ी, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे विंध्य के पहाड़ी यहाँ पे है। तो यहीं पे सबसे पहले क्या किया गया था, चावल उपजाया गया था। और सुलेमान यहाँ पे है। सुलेमान में क्या किया गया था, जौ और गेहूं की खेती उपजाई गई थी। और यहाँ पे विंध्य में कुछ पालतू जानवरों को जैसे गाय, बैल, बकरियाँ इत्यादि को पालतू बनाना भी शुरू किया गया था। अब चलिए आगे चलते हैं। ये मानचित्र है। मानचित्र में क्या कहा जा रहा है कि दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। यह जो चित्र है दक्षिण एशिया, इसमें ये सभी सारे देश आते हैं। दक्षिण एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्रों,
पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। एशिया जो है वह इतने सारे देशों से मिलकर बना है, लेकिन इनके ज़्यादातर अधिकतर भाग समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से घिरे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। बोला जा रहा है कि मानचित्र जो दिया गया है ऊपर, उस पे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु जो नदी है वह सिंधु नदी की सहायक नदियाँ को पता लगाने के बोल रहा है। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं। अब देखिए, नदी तो जानते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। सहायक नदी मतलब कहीं से कोई नदी निकला और फिर जाके वह किसी नदी में मिल गया, तो उन नदियों को क्या कहा जाता है? सहायक नदी। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 47 वर्ष पूर्व जो था, मतलब 47 वर्ष पहले नदियों के आसपास ही नगर बसा करते थे। फूले फले मतलब नगर बसे होते थे। गांव एवं इसकी सहायता से नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। नगर का विकास जो हुआ था आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। जो गंगा नदी है इसकी सहायक नदी सोन है, जो कि गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र जो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और अभी वर्तमान काल में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के जो राजा थे, यहाँ पे शासन करने वाले जो थे वह बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अनेक अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। जो मगध के राजाओं थे उन्होंने अपने राज्य को विशाल स्थापित किया था और ऐसे कई जगहों पे, अन्य हिस्सों पे भी राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने सदैव ही मतलब हमेशा ही उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। जो पहले के लोग थे वह एक जगह से दूसरे जगह पर आते जाते रहते थे, जैसे कि पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों, इन सभी के कारण उनका जो संघर्ष भरा जीवन था, मतलब यात्रा था, वह बहुत संघर्षणीय रहा, जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। मतलब कितना भी जोखिम क्यों ना हो, मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता था। अब यही बात हुआ कि फिर भी कितने जोखिम के बाद भी उन लोग के लिए यहाँ से वहाँ आना जाना असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। प्राचीन काल में क्या होता था कि लोग काम की तलाश में या कुछ आपदा आ गई कहीं पे, तो उसके कारण एक जगह से दूसरे जगह हमेशा आया जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए की जाती थी। कभी कभी क्या होता था कि राज्यों को अपने राज्य में शामिल करने के लिए, विजय हासिल करने के लिए उनको सेनाएं दूसरों को क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए की जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। जो व्यापारी होते थे वो जहाज़ों के माध्यम से जो मूल्यवान वस्तु था उसको एक जगह से दूसरे जगह मतलब ले जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। जो लोग थे वह एक
एक कस्बे, एक गांव, एक जगह से दूसरे जगह सलाह दिया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह और उत्सुकता भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कि नए जगहों की खोज एवं चाह से मतलब उत्सुक रहा करते थे और यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यह जो यात्रा हुई, इससे क्या हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह के जो लोग रहा करते थे, इन इन लोगों में तालमेल बैठा, मतलब स्वभाव पता चला, बोल विचार हुआ, एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया गया। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, यात्राएं क्यों करते हैं? बोला जा रहा है कि आज जो लोग हैं वो यात्राएं क्यों करते हैं, तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है, एक बार फिर से मानचित्र को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीपीय की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र है, इन सभी को पार करना इतना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, मतलब जो इसको चाहेगा पार करने के लिए वो कर सकता है, लेकिन अधिकतर लोग नहीं कर पाते थे। वे पर्वतों के ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। उपमहाद्वीप जो था, एशिया उपमहाद्वीप, उससे बाहर के लोग भी यहाँ पे आए और यहाँ ही बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। इसी आवागमन के कारण जो हमारे पारंपरिक मतलब पुराने ज़मानों से जो संस्कृत है वह समृद्ध हुआ, यानी उसका विकास हुआ। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। मतलब कई वर्षों तक क्या हुआ, कुछ पत्थरों को तराशने, संगीत रचने तथा भोजन बनाने के नई नई तरीकों को यानी विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। जो हमारा देश है इंडिया, इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंडिया शब्द इंडियस से निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। जो इंडिया शब्द है इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदो अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो सिंधु जो था उसी को यूनानियों ने क्या कहा, हिंदोस कहा, हिंदोस और इंदोस कहा। मतलब जैसे कि यहाँ के लोग किस तरह से बात करते हैं, कहाँ के लोग किस तरह से, तो यूनानी है तो उनका जो उच्चारण था इंडिया के लिए, सिंधु के लिए, तो हिंदोस अथवा इंदोस इस तरह से उच्चारण किया करते थे। उसी के नाम पर इस प्रदेश का इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया था। जो भारत नाम पड़ा वह उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे उनके कारण पड़ा। इस समूह का उल्लेखन संस्कृत की आरंभिक लगभग 35 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद से मिलती है। इसका जो साक्ष्य है, इसका प्रमाण जो है वह किससे मिलता है, कृति ऋग्वेद से मिलता है कि उल्लेखन में आरंभिक 35 वर्षों पुरानी। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग क्या होने लगा, देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब
अतीत की जानकारी हम कैसे जान सकते हैं? तो अतीत की जानकारी प्राप्त करना कई तरह से किया जा सकता है। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जो अतीत में लिखी गई है पुस्तक, उसको ढूंढना और पढ़ना है, जिससे हम अतीत के बारे में आसानी से जान सकते हैं। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो पुस्तकें होते हैं वो पहले क्या से लिखा जाता था? हाथों के माध्यम से लिखे गए थे, तो उसे पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला। यह पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। भोजपत्र पर लिखे मिलती थी। भोजन के लिए जो पत्ते यूज किया जाते थे, पत्र यूज किया जाते थे, उसी पर लिखा जाता था। यहाँ पे है कुछ, ये जो है यही है पांडुलिपि पत्र, जो कि भोजपत्र पर हाथों द्वारा लिखा जाता था। पहले इस तरह से, पहले के लोग जो लिखा करते थे कुछ अतीत के बारे में, यह इस तरह से लिखे जाते थे। जैसे यहाँ पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यह जो है इस तरह के ताड़ के पत्तों पर क्या किया जाता था? लिखा जाता था अलग अलग पत्तों पे, और सबको एक साथ कर दिया जाता था, जिससे बुक की तरह वह बन जाया करता था। इतने वर्षों से इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ तो नष्ट कर दिए गए। जो पांडुलिपि थे इतने साल पुराना होने की जाहिर सी बात है, कुछ खराब हो गए, कुछ कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गए। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः यह पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। मंदिरों और व्यवहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तक में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषय पर चर्चा किया गया रहता था। जो पांडुलिपि थे उनमें इन तरह के, इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। यहाँ पे क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। बहुत सारी कविताएं और नाटक भी है जो कि संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि प्राकृतिक और तमिल में भी है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेखों ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों से उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जो अभिलेख होते हैं वह पत्थरों पे लिखे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें लोग देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है, मतलब उस पे लिखवाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। मतलब उदाहरण के लिए क्या करते थे? शासक लड़ाइयाँ जो होती थी उसमें किसका विजय हुआ, कि कौन कितने हारा, इस तरह से लिखा जाता था पत्थरों के माध्यम से। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, ये चित्र जो दिखाया जा रहा है इसमें कुछ राजाओं, शासकों की लड़ाइयों और कई पुरुषों का विवरण दिया हुआ है, जो कि हम लोग का पढ़ पाना या समझ पाना इम्पॉसिबल है।
आगे कहा जा रहा है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ थे? ऐसा करवाने के क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? मतलब बोला जा रहा है कि कठोर सतह पर ही लेख लिखने की क्या लाभ थी और ऐसा क्यों किया जाता था और इसको करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता था। पुरातात्विक जो इस तरह के लेख को पढ़कर लोगों को बताता था उसको पुरातात्विक कहा जाता था। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले नहीं होने वाले होते हैं। जो इस तरह की होती हैं यह जल्दी नष्ट होने वाली होती है। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। जो पुरातात्विक लोग थे वह मछलियों की हड्डियां, जानवरों, चिड़ियों इस सभी की खोज किया करते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। जो इस तरह का अवशेष है जो पहले के लोगों को दर्शाया जाता है वह बहुत ही मुश्किल से बचा पाते हैं। यदि अन्य के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते। क्या पुरातात्विक का बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? क्या मतलब बोला जा रहा है कि पुरातात्विक लोग थे उनका क्या कपड़ों का कुछ अवशेष था, मतलब कपड़ा वपड़ा भी रहा करता था। इस बारे में जानने के कुछ है पहले के औजारें। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। स्रोत मतलब कि पांडुलिपि जो अभिलेख थे उनका एक जगह इकट्ठा करने यानी स्रोतों का माध्यम से उनका प्रयोग किया जाता था। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत का प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत को पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार और पुरातात्विक उन जासूसों की तरह है जो कि इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास किया करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वो पहले के जो भी सुराग मिलते हैं उसके अनुसार पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुरानी यादों को हमारे समक्ष इतिहास के रूप में रखने का कार्य करते थे। अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? इस पुस्तक का नाम ही है हमारे अतीत। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशु पालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब एक दूसरे का जीवन जो था अलग अलग था। तो अतीत के बारे में सबका अपना अपना विचार, अलग अलग विचार हो सकता है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उस समय भी क्या होता था कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर अलग व्यवहार, अलग रीति रिवाज का पालन किया जाता था।
उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के द्वारा ही अपना भोजन किया करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह मतभेद अतीत में भी इस तरह के मतभेद विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद था। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जो अतीत में लड़ाइयाँ हुई हैं उनको हम लोग इसी कारण से जान पाते हैं, क्योंकि उन लोग उसका विवरण रखा करते थे। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जो व्यापारिक लोग थे, जो कि अपना केवल गुजारा करने वाले लोग थे, उन लोग अपना लेखा जोखा नहीं रख पाते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष रह गया है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कुछ 2000 इसी तरह की कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। मतलब ईस्वी के जो तिथियां हैं 2000 इस टाइप से, जो तो इसका जो अर्थ होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से यह इस तरह ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की समय तिथियां ईसा पूर्व से पहले के रूप में जानी जाती थी। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व तथा तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई लिखे पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। जो ED होता है वह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग किया हुआ मिलता है। तो CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब से कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इस तरह से जो प्रयोग किया गया था वो 200 पूर्व वर्ष पहले से किया जा रहा है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम क्या उस अक्षर का समूह का प्रयोग कर सकते हो। जैसे इस तरह से कुछ दिया है। अन्यत्र, जैसे कि हमने पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों के बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अर्थात लिपि का अर्थ निकालने से ही एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। जो इस तरह के हैं, ये सब विद्वानों द्वारा
लिखा गया है, जो कि इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इससे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समर्थक धानवी की पहचान की, मतलब उसका उच्चारण का पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एक अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बनाए हैं। एक बार उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते थे। मतलब कुछ जानवरों के नाम से, जैसे बाघ के लिए ए, कुछ जानवर के इस तरह से लिखा हुआ रहता था। तो उन लोग अपनी उपयोगी शब्द जैसे यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना, ये सभी। तो इस चैप्टर में इतना ही था। इसके कुछ है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर टाइप से कि आओ याद करें, नर्मदा घाटी का पहला बड़ा राज्य कौन सा है, मगध आखेट संग्रह क्या है, इस तरह से। तो आज का क्लास में बस इतना ही कि इसको बस हम लोग रीड कर रहे थे। इसके आगे के क्लास में बाकी कुछ हम लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, जय हिंद।